कमिंग टू बायोलॉजी, पेपर इस बार का तो बहुत इजी है। बच्चे कह रहे हैं बायोलॉजी तो जेब में, आजकल वाला एटीट्यूड चल रहा है बच्चों का। सो बायोलॉजी में भी एवरीबडी नोज कि भाई एनसीईआरटी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। टॉपर्स हैव देयर ओन मेथड, है ना, मतलब वो किसी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, वो खुद डेवलप कर रहे हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, और तभी आप इतने अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हो आज। Anything you are getting access to without any efforts or without any इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, ये तो साइकोलॉजिकल है। एंड ऑन द अदर हैंड कि जो चीज़ आपको लगा है कि हाँ इसमें मैंने एफर्ट दिया, इसमें मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और इसको मुझे करना ही है, तो वो एक दिल से भी आता है, प्लस साइकोलॉजिकल भी होता है कि हाँ अब तो करना ही है। सो पेड बैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे केमिस्ट्री का अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बातचीत करें, 2025 में भी डिफ़िकल्ट आया, है ना। देन जो नीट थर्ड में का था वो मॉडरेट लेवल का था, लेकिन अगेन रीनीट वाला भी केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है। But luck only favors you if you haven't done hard work, I would say. क्योंकि if you have not studied anything, then I think luck also don't favor you. फिजिक्स पहले टफ से टफ जो लेवल की फिजिक्स आती थी, अब वो ईजीएस्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो जैसे कि अभी जेई 2026 के अंदर जो क्वेश्चंस आए या फिर जेई 2025 में जो क्वेश्चंस आए, हमें एक्चुअली में रीनीट फिजिक्स में वो देखने को मिले। इज़ इट फेयर कि बच्चों को जेई लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ रही है टू बी एबल टू क्रैक एन एग्जाम, जिसको क्रैक करके वो डॉक्टर बनेंगे? हाय किड्स एंड एवरीवन, टीम जेएनटी आपके सामने है। नीट का पेपर इजी था, बट रीनीट 2026 का पेपर अनप्रिडिक्टेबल था। सब बच्चों को लग रहा है कि नीट अब सच में वर्थ इट है, नहीं है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सवाल है आपके जहन में, ड्रॉप ले ना ले, क्यों लेना है, आखिर किस लिए हम कर रहे हैं। जब पेपर टफ आता है ना, तो कई बार बच्चे ना एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाने लग जाते हैं कि आखिर ये करना ही क्यों है। तो बच्चों, आज ये जो है ना 10 मिनट का वीडियो, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं, पूरी टीम जीएनटी, जो आपके जो जहन में चलते हुए सवाल है ना, उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और बच्चों, क्लास में जो हम लोग एडवाइजेस देते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से आती है। हम चाहते हैं इस छोटी सी वीडियो की हेल्प से तुम्हें ये पता लगे कि जो बच्चे जिस फेज़ में तुम लोग अभी जाने वाले हो, 2027 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, कैसे इन बच्चों ने वो ज़िंदगी उन्होंने जी है, वो स्ट्रगल्स इन्होंने देखे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स इन्होंने ओवरकम किए हैं, किस तरीके से किए हैं, ये क्या अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट दिस वीडियो इज़ अबाउट। यस है ना, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोटिवेटिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। आपके ही सीनियर्स जो आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, वो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और आपको पूरी जर्नी बताएंगे, पूरी जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो कैसे करनी है, एक साल आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है, पूरी गाइडेंस आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगी। यस, तो बच्चों हम वेलकम कर रहे हैं हमारे 2023 के पास आउट स्टूडेंट्स, जो आज एक इंडिया के बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर RML हॉस्पिटल विच इज़ इन दिल्ली। और वहाँ जाना भी अपने में एक बहुत बड़ा सपना है, जो इन दोनों बच्चों ने अचीव किया है। गर्ल्स आपको पता है ज़्यादा है नीट में, इस बार हमने स्टार्ट्स देखे ही है, तो गर्ल मोटिवेशन इज़ हियर। तो बच्चों, वी हैव मन्नत एंड वी हैव यशवी विद अस, जो सारे डाउट्स जितने भी चीज़ें हैं सब क्लियर करेंगे। ठीक है, वेलकम गाइस। कैसे लग रहा है वापस टीचर से मिलके अपने? बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा है, लाइक स्पेशली मैं जब सब्जेक्ट का नाम सुन रही हूँ फिजिक्स, जो कि बहुत 3 साल पहले छोड़ा है, बट वही थ्रिल अभी तक है कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने, राइट आंसर्स मतलब बनाना है, और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बॉटनी ऑल्सो थोड़ा सा रिविजिट वो मेमोरीज हो रही है। हाउ डू यू फील? आई फील लाइक कि हाँ, बच्चों को मतलब जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके एस्पिरेंट्स को हम मोटिवेशन दे सकते हैं या हम हेल्प कर सकते हैं जिस डिफ़िकल्टी में वो है। और बाकी काफ़ी नॉस्टैल्जिया तो सेम है ही कि जैसे आफ्टर 3 इयर्स, 3 लॉन्ग इयर्स कि सारे से बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जैसे इसका तो बिल्कुल MBBS में कुछ वो रोल ही नहीं होता। तो अपनी पूरी जो 2 ईयर जर्नी थी उसको पूरी एकदम रिविजिट हो गई कि कैसे आपने प्रिपरेशन अच्छा है। अच्छा यार, एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं। आपके समय में पेपर बैलेंस जाता था, आज का पेपर अनप्रिडिक्टेबल है, कोई कोचिंग या कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, इवन आई थिंक एनटीए भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा पेपर तुम लोग देते, सो व्हाट वुड हैव बीन योर फर्स्ट रिएक्शन टू 2026 रीनीट एग्जाम? मैम एक्चुअली एंशियस तो होती, क्योंकि स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रीनीट, क्योंकि नीट जो ओरिजिनल पेपर वो बहुत आसान आया था, एंड
आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इफ़ इट इज़ हैपनिंग अगेन तो थोड़ा टफ करे एनटीए, बट स्टिल अगर मैं देखूँ कि क्वेश्चंस इस बार के काफ़ी ट्रिकी थे, एंड प्लस ट्रिकी वैसे मतलब थोड़े से टाइम लगा कर अगर हमारे पास टाइम होता तो मे बी वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस, बट क्योंकि टाइम कम था, कंस्ट्रेंट था, फिर नीट के एग्ज़ाम के दौरान इन्विजिलेटर्स आके इंटरप्ट करते, बहुत सारी चीज़ें, तो उस प्रेशर सिचुएशन में आई एग्री थोड़ा एंजियस तो होती, बट अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आई थिंक luck also favors you, to be honest. In my case also, when I was giving my paper was very मतलब balanced, I would say. तो मैं जब कर रही थी तो मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि दैट आई वाज थिंकिंग दैट आई शुड डू इट, बट मैंने बस भगवान का नाम लेके उसमें लगा दिया, बिकॉज माई गट फीलिंग वाज सेइंग दैट आई हैव सॉल्व वन क्वेश्चन एंड ऑल द रेस्ट मतलब जो टाइम है वो अदर क्वेश्चंस को दिया जाए। तो 2-3 क्वेश्चन की वजह से मेरा मतलब ऐसा था कि वो लक भी था, बट लक ओनली फेवर्स यू इफ यू हैव डन हार्ड वर्क, आई वुड से, Yes. क्योंकि इफ यू आर नॉट स्टडीड एनीथिंग देन आई थिंक लक आल्सो डोंट फेवर यू। बट हाँ मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हाँ एंशियस होते हैं, बट आप अपने आप पे एक बिलीव होता है, लाइक किसी पे बिलीव है कि हाँ मैंने पढ़ा है तो देयर विल बी रिजल्ट्स, सो आई थिंक दैट्स द मेन। तो पहले जैसे एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स आते थे, बिकॉज़ फ़िज़िक्स एक पेन पॉइंट है अब की बार बच्चों का, तो मैं फ़िज़िक्स के बारे में पूछना चाहूँगी। तो फ़िज़िक्स पहले टफ़ से टफ़ जो लेवल की फ़िज़िक्स आती थी, अब वो ईज़ीएस्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो जैसे कि अभी जेईई 2026 के अंदर जो क्वेश्चंस आए या फिर जेईई 2025 में जो क्वेश्चंस आए, हमें एक्चुअली में रीनीट फ़िज़िक्स में वो देखने को मिले। तो मैं तुमसे पूछना आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, इज़ इट फेयर कि बच्चों को जे लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ रही है टू बी एबल टू क्रैक एन एग्ज़ाम, जिसको क्रैक करके वो डॉक्टर बनेंगे? आई गेस कि जैसे ठीक है आपकी एबिलिटी या रीजनिंग इम्प्रूव होगी, बाकी इन एमबीबीएस या फर्दर कोर्स में इस फिजिक्स को बिल्कुल भी नॉट एज रेलिवेंट एज दिस, बट मैम एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, बिकॉज इफ यू सॉल्व फिजिक्स एवरीथिंग बिकम्स अ केक वॉक फॉर यू, आई वुड से दैट। क्योंकि मैं जब नीट की प्रिपरेशन करती थी, लाइक इन आवर नीट वाज इन मे एंड इन जनवरी देयर वाज जेईई मेंस आल्सो, सो आई हैव नॉट टेकन मैथ्स, बट मैंने जस्ट फॉर द सेक कि मैं देखती हूँ अपने परफॉर्मेंस कैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे होती है, तो आई गेव जेईई मेंस आई थिंक जनवरी बैच, आई थिंक सेम आई आल्सो she also gave that. ओके। तो उसमें ऐसा थोड़ा एक तो एग्जाम का माहौल पता चलता है, एंड प्लस यू थिंक दैट इफ आई एबल टू सॉल्व जेईई क्वेश्चन देयर इज नो पॉइंट कि मैं नीट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगी, लाइक यू गेट द कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आप नीट के क्वेश्चन से सॉल्व करोगे तो यू कैन फंबल इन एग्जाम्स, टू बी ऑनेस्ट, बट इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं जेईई लेवल के क्वेश्चंस करती हूँ, देन यू कैन डू नीट वेरी इजीली। आई वुड नॉट से जेईई एडवांस एट ऑल, बट जेईई मेंस के आई थिंक प्रीवियस यूज करते हैं, स्पेशली दोज which patterns are repeated in NEET, I think. और उसमें मैम काफ़ी अच्छा मतलब जनवरी अटेम्प्ट में she got 99 percentile without maths, I got 98 percentile without maths, so I think I think you should हाँ, give, आप लोग good insight. you should give मतलब forget about maths, don't attempt it, but for the sake of the physics and your confidence boosting, because that environment is also good for training you prior to your exams. जैसे जस्ट लाइक सिमिलर की लाइफ भी अनप्रेडिक्टेबल है, तो ऐसे पेपर भी हो सकता है अनप्रेडिक्टेबल हो। आप मतलब टॉपर माइंडसेट होता है कहीं ना कहीं कि पेपर अनप्रिडिक्टेबल आ सकता हाँ है। कि आपका प्रेजेंस यूज करना है कि आपका अगर मतलब इतना पेपर बचा है तो सबके लिए टफ होगा, अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, सबकी इतनी प्रिपरेशन है, तो आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो या कैसे आप एफिशिएंटली टाइम यूज करोगे और कैसे आप और मैम सारे सर्कमस्टांसेस के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अगर टफ भी आए तो यू नो, अगर आपने टफ मतलब टफ क्वेश्चंस किए हैं, यू नो यू विल एस इट। मॉडरेट आए तो यू विल डेफिनेटली एस इट। सो लेवल उस तरह ऑलवेज योर टारगेट शुड बी 720 ऑलवेज, बट उससे नीचे जाएंगे तो यू वुड बी हैप्पी। मेरे को नहीं लगता कि 720 से कम किसी का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ फंबल होके वो आ जाता है। जैसे एवरीवन हैव आई थिंक ड्रीम्ड फॉर देयर मेडिकल कॉलेज, सो मेरे को लगता है कि फुल टारगेट रखो, बट नहीं है कोई बात नहीं, आप इम्प्रूव करोगे। सबके इम्प्रूवमेंट अलग अलग चार्ट्स। अभी एक केमिस्ट्री, जैसे इस बार का केमिस्ट्री का पेपर टफ है सब। जैसे केमिस्ट्री का अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बातचीत करें, 2025 में भी डिफिकल्ट आया है ना। देन जो नीट थर्ड में का था वो मॉडरेट लेवल का था, लेकिन अगेन रीनीट वाला भी केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर बच्चे को पूरे साल भर प्रिपरेशन करनी है केमिस्ट्री की, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करनी चाहिए?
सर फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैं तो सजेस्ट करूँगी न्यूमेरिकल्स बहुत करें। हाँ, कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी ट्रिकी होती है, बट पर आई ऐसा थिंक कैलकुलेटर यूज ना करें कि जैसे आप जब भी किसी तो प्रैक्टिस रहेगी जिससे आपको बहुत बहुत डिफिकल्ट है फिजिकल केमिस्ट्री है। मैंने सुना क्यूब रूट तक की लिंक कह रहे थे, बायो वाले बस ले सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करें थोड़ा मतलब एफिशिएंट हो कैलकुलेशंस में। मैं बताऊँ तो अगर मैं ताकि मैं एग्जाम में फंबल ना करूँ, मैंने फिजिक्स में बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लाइक 23 इंटू 24 ऐसे क्वेश्चन, ताकि मेरे सॉल्व जल्दी हो गए, स्पीड जल्दी, वो भी 1 मंथ में लास्ट में, ताकि थोड़े कैलकुलेशन स्पीड जल्दी है। और मे बी और आपके मन में ना थोड़े से मतलब ट्रिक्स आ जाते हैं कि व्हेन यू डू द कैलकुलेशन यू हैव दैट इंसाइट कि इसका आंसर तो ये होने वाला है, अप्रोक्सीमेशन भी अच्छे से आप यूज कर पाते हो। then you can eliminate other options, so that becomes a very efficient method to save the time. और एनसीईआरटीज के आप बैक क्वेश्चन करोगे उसमें कैलकुलेशन टफ होती है, तो पर अगर आप सॉल्व करोगे तभी आप प्रैक्टिस होगी कि हाउ टू, और सेम से क्वेश्चन पूछ भी रहा है मतलब थ्योरी वो तो सेम होता है, आपका फॉर्मूला सेम होता है, बस कैलकुलेशन टफ होती है थोड़ी सी, तो इससे आप प्रैक्टिस कर। और सर ऑर्गेनिक में मैं तो बोलूँगी कि एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वी शुड डू दैट। ऑल्सो जो जेई के जो ऑर्गेनिक क्वेश्चंस होते हैं, जो आईयूपैक या फिर रिएक्शंस या फिर चेन रिएक्शन जो भी होते हैं, एज फार एज आई रिमेंबर वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो यू शुड प्रैक्टिस ऑल दैट। एंड ऑर्गेनिक इज एक्चुअली becomes very interesting subject once you start solving those CA things. Yes, even half of our batchmates also loved organic. Same. So that's what inorganic में थोड़ा memorization है, ratification है, agree. But मैंने तो क्या किया था कि पूरी NCERT वो की थी, और मैंने same मतलब strategy physics chemistry सब में कि एक formula sheet बना, उसमें NCERT की जो lines आप forget कर रहे हो उस पे जा रहे हो, और एक महीना उसको पहले इतना ज़्यादा रिवाइज करो कि आपके माइंड में वो इमेज सी बन जाए। तो मैंने तो ये किया था, और वो बहुत हेल्प किया था मेरे को MCQs में। कमिंग टू बायोलॉजी, पेपर इस बार का तो बहुत इजी है, बच्चे कह रहे बायोलॉजी तो जेब में, आजकल ये वाला एटीट्यूड चल रहा है बच्चों का। सो बायोलॉजी में भी एवरीबडी नोज कि भाई एनसीईआरटी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम जब सवाल कराते हैं तो दैट इज नॉट देयर कंफर्ट जोन, बट जब हम पढ़ाते हैं तो हाँ हाँ पढ़ने आ जाएंगे, हम पढ़ने आ जाएंगे। सो प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है when you know the paper is going to be unpredictable. Nobody can predict paper. तो जैसे कि बायोलॉजी, अब जैसे आप बायो में आप अगर विथ टाइमर प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, और इसी वजह से फिर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप अपना ज़्यादा टाइम दे पाओगे। और इन प्रैक्टिस में कहूँगी कि मल्टीपल क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन बैंक्स खत्म हो जाए तो जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जैसे मेरे साथ होता था कि बोर हो जाते थे कि बार बार नहीं पढ़ा हो रहा है, जैसे रीड कर रहे थे ऐसा लगता है कि याद है। तो जो मैं करती थी ऐसे था कि वेल आई एम रीडिंग, तो जो मुझे जो नए क्वेश्चन लगते थे मैं अपने हिसाब से ट्रू या फॉल्स क्वेश्चंस एक कॉपी में ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स बना लिया। जैसे हम कराते हैं एएसएम कहते हैं हमें से, ये बच्चों की वर्कशीट्स होती है, इस बार भी मैंने कराई थी कि सारी एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है कंफ्यूजिंग, उन्हें फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मैथ्स वो सेल्फ मेड होनी थी कि मतलब खुद से आपको क्या लगी था, अरे ये क्या कर रहे थे इसी से, जैसे मल्टीपल टाइम्स, जैसे 2 बार या 3 बार सिर्फ अपनी फिल इन द ब्लैंक्स रिवाइज की, फिर वापस एनसीईआरटी खोली तो फिर से नए पॉइंट्स मिले कुछ, तो उन्हें भी ऐड कर दिया, तो उससे मतलब ऐसे बोरियत नहीं होती थी कि सो आई थिंक ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, टॉपर्स डू थिंग्स डिफरेंट। Now basically everybody studies NCERT, but that's how a topper do it, क्योंकि इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं बायो जल्दी होगा तभी आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में मदद पाओगे। हाँ, also one thing I want to add कि मैंने तो बायो भी काफ़ी 15-20 बार तो रिवाइज की थी, बट मैंने एक स्ट्रैटेजी वेरी सिमिलर टू हर। एक मेरी एनसीईआरटी जिससे मैं पढ़ती थी 11-12 की 2 एनसीईआरटी, एक मैंने एक और एनसीईआरटी कर दी थी 11-12 की, एंड ऑल द लाइन्स नो ऑल द टेक्स्ट आई यूज टू लाइक जो कि MCQs में आता है उसको मैंने ब्लैक पेन से ऐसे हाईलाइट कर दिया था, तो आई यूज टू इरेज दैट फॉन्ट विद ब्लैक, एंड आई यूज टू डू इट इन एवरी लाइन, एंड व्हेन आई यूज टू मतलब कि एनसीईआरटी रिवाइज करनी है तो आई इन माइंड ऑल्सो आई यूज टू हैव, मतलब वो पूरा बुक मैंने पूरा मार्क किया था। That's great. तो उससे मैंने फिर लिखती थी कि इसका क्या आंसर होगा, जो वन चेक किया उसके बाद वो मेरे माइंड में वो होता था कि यहाँ पर मैंने गलती की है। तो दैट्स वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट, दैट इट इज अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया। टॉपर्स हैव देयर ओन मेथड, है ना, मतलब वो किसी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, वो खुद डेवलप कर रहे हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, और तभी आप इतने अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हो आज। ब्रेन है यार, मतलब
मतलब पॉडकास्ट आज तक बहुत हमने किए होंगे, बहुत बच्चे से बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तुम Very लोग वे ऑफ innovative. अप्रोच क्या यार। आइडियाज। अब आई थिंक मैं ये शेयर करने वाली हूँ इस बार। हाँ मैंने तो बहुत सारे अपने जूनियर्स जो मेरे को पूछते नीट कैसे करूँ, उनको तो ये बताया। प्लस मेरे को मतलब ऐसा था कि ये बहुत अच्छी आइडिया है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी मैंने मैम ने देखा था कभी कभी तो वो जो पेज के स्टार्टिंग यूनिट के स्टार्टिंग में जो पेज है उससे भी क्वेश्चन, मैं तो उसको भी उसको भी हाईलाइट किया। मतलब मैंने तो इवन की पेज के टॉपिक्स ये सब जो भी हेडिंग्स होते हैं उसको भी किया कि मुझे पता चले कि ये इसकी ही है। तो मैम ये अच्छा आइडिया मतलब यार अच्छा, अब हम ना तीनों कुछ आपसे सवाल पूछने वाले हैं जो ना बच्चों की दिल की आवाज़ है, तो आपको 1 वर्ड में आंसर देने हैं वो सारे, ठीक है? सो इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ ये हुआ है कि 1.5 महीने का आपने मानसिक तनाव भी झेला है, रीनीट भी दिया और पहले अटेम्प्ट में आपके अच्छे नंबर आ रहे थे, अब आपके अच्छे नहीं आ रहे हैं, व्हाट यू वुड हैव डन मन्नत? मैम बिल्कुल बच्चों के साथ सोचे होता, बिकॉज यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस जर्नी। आपका रिएक्शन क्या होता? क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड है, वो बस चाहते हैं कि हमें कोई ढंग की चीज बताए, सॉलिड, कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो वो ज्यादा विश्वास करेंगे। मैम थोड़ी स्ट्रेस तो होती है ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ आवर फ्यूचर, बट आई थिंक थोड़े दिन रिकवर होने में लगते हैं। बट आई वुड हैव मेंटली कि थोड़े अपने आप को पुश करती कि नहीं हो जाएगा। अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो 1.5 महीना और मेहनत करने से ऐसा हो ही नहीं सके, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है जहाँ पर 13 साल मेहनत करनी है, तो 1.5 महीने मेहनत करने से मेरे को पीछे नहीं हटना चाहिए। आई वुड से दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सरन मैम। बच्चों मैंने ना एक चीज़ नोटिस की, लाइक वी हैव ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड कि आप दोनों का वे ऑफ अप्रोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। मैं ये कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि मुझे आप दोनों की सोच भी बहुत अच्छी लगी, और आई बिलीव यही चीज़ एक टॉपर को और नॉन टॉपर को सेपरेट करती है। लाइक जो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चैलेंज से भागते हैं, वो जानना नहीं चाहते कि जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बट जैसे आप लोगों ने जेई मेंस दिया है ना, या फिर एनसीईआरटी को आप अलग तरीके से डील कर रहे थे, तो बच्चों ये चीज़ सीखो। देयर इज़ अ रीज़न कि ये वो लाइफ जी रहे हैं जो तुम्हारा सपना है। चैलेंजेस के पीछे भागो, क्वेश्चंस के पीछे भागो। और मेरा जो सवाल है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही है। बच्चे जनरली ये कमेंट करते हैं कि अद्दी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, अगर हमसे होता नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का दिल ही नहीं करता, तो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ इफ़ देयर इज समथिंग सिमिलर यू फेस्ड दैट यू वर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड इनफ टू सॉल्व क्वेश्चंस? मैम आई टेल यू, मेरे को फिजिक्स बहुत बहुत मतलब परेशानी आती है, क्योंकि मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं था टू बी ऑनेस्ट। बट मैंने इम्प्रूव किया, फिर पहले बेसिक्स किया एंड ऑल। तो वट एवर क्वेश्चन दैट आई डोंट यूज टू गेट राइट, और आई यूज टू फेस डिफिकल्टी आइदर इन प्रॉब्लम आइदर इन न्यूमेरिकल्स, मैं क्या करती थी कि मतलब एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं अपने को चैलेंज देती थी कैसे नहीं होगा। मैं ऐसे सोचती थी कि कैसे नहीं होगा। मैं एक बार नैप ले लेती थी, फिर 5 मिनट करती, और वही क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, मेरे को ग्रेविटेशन बहुत थोड़ा, नॉट ग्रेविटेशन, आई थिंक रोटेशन मोशन बहुत डिफिकल्टी रोटेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आती थी। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, द अर्लीस्ट आवर्स ऑफ द डे आई यूज्ड टू कीप फ्रॉम दैट, कि मेरे को सबसे फ्रेश माइंड है, इफ आई वाज एबल टू गेट थ्रू दिस, मेरा पूरा दिन ईजी हो जाएगा। तो मैं क्या करती थी, 4 घंटे फिजिक्स सुबह करती थी, एंड आई यूज्ड टू कि ये कैसे नहीं होगा, नहीं होता तो आई डोंट नो, देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब अप्रोच टू पीपल। मैं अर्ली बर्ड हूँ, तो मैं सुबह उठ के मेरा सबसे एफिशिएंट माइंड तब चलता था। तो जब आपका सबसे एफिशिएंट माइंड चल रहा है तो आपको जो सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगा, आई थिंक यू शुड डू इट। और मैम क्वेश्चंस में ऐसा है कि मैं अपने आप को चैलेंज करती थी कि ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं या तो अनअकैडमी के डाउट क्वेश्चन जो डाउट टीचर से उनसे पूछती थी, या फिर कोई भी रिसर्च करती थी कि व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, इवन डाउट कभी पूछ लिया तो देन आई यूज्ड टू से कि जो आप गलत कर रहे हो और जो वो सही मेथड है, आप कंपेयर करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। जहाँ आप गलती कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि या तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड, या तो सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक यू कैन रेक्टिफाई एनीथिंग, बट अगर आपको कंसेप्चुअल है तो फिर से आप जाके वीडियो देखो और उसी टॉपिक का देखो, डोंट वेस्ट ऑल द टाइम, एंड देन रिपीट द क्वेश्चन। उसके बाद मैं मतलब जो भी टफ क्वेश्चन होते थे, जैसे कि कोई भी बुक सॉल्व करती थी, तो उसके बाद मैं फिर से वही चीज़ नेक्स्ट मॉर्निंग करती थी। तो मुझे पता चल जाता था कि अच्छा ये अप्रोच है, अब इसी से करना है। और इन केस जैसे मैम कोई भी एजुकेटर जो हम जिनसे पढ़ते थे,
तो हम क्या करते थे कि वो 2 मेथड 3 मेथड बता देते थे कि इफ यू कैन नॉट डू बाय दिस यू कैन डू बाय डिफरेंट अप्रोच। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज रिमेंबर दैट अप्रोच, क्योंकि इन केस अगर आप इतनी एंजियस सिचुएशन में एग्जाम दे रहे हो, अगर आप एक वे में आपके पास हमेशा दूसरा वे, एंड ऑल्सो मैम टू वेरीफाई द आंसर्स यू ऑल्सो हैव मल्टीपल ऑप्शन। एक तो एलिमिनेशन का मेथड है, प्लस कैलकुलेशंस अगर आपको लग रहा है थोड़ी ट्रिकी है, तो आप कोई माइंड से करो कि दिस शुड बी द आंसर, तो आपको क्रॉस चेक हो जाता है कि ये अब गलत नहीं हो सकता। एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको हो सकता है 1% चांस है कि मतलब गलत हो जाए, बट वंस यू डू दैट अगेन देन आई थिंक दैट्स द थिंग आई वांट टू ऐड कि जैसे आप डाउट भी पूछ रहे हो और आपको टीचर ने आपको जैसे सॉल्व करके बता दिया कोई मेथड से, तो फिर वो सॉल्व करके भूल जाते हैं हम लोग। पर ये नहीं करना, आपको वो क्वेश्चन खुद से अपना वो जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए फिर से खुद से सॉल्व करना है, एक बार मल्टीपल टाइम्स करना है, या उस क्वेश्चन को मार्क कर लो कि जब वापस रिपीट प्रैक्टिस कर रहे हो तो खुद से ही ट्राई करना है कि खुद से ही करना है। अगर नहीं तो अगर टीचर्स पे छोड़ दिया, हर बार सेम क्वेश्चन हर बार टीचर से पूछा और छोड़ दिया, तो एग्जाम में भी यही होगा। ट्रू। और इन एग्जाम्स का भी कुछ होता है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप मतलब जैसे मेरे साथ होता था कि मैं इन बायो भी होता था कि बायो में क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, तो या फिर किसी में भी कि वो होता था समझ नहीं आ रहा है या ब्लैंक आउट हो रहा है, तो एक बार के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर 2-3 क्वेश्चन कर, फिर वापस उस क्वेश्चन को रिविजिट किया तो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। तो यस। तो जैसे अभी 1-2 साल से ये पैटर्न देख रहे हैं कि बच्चों को ये लगता है कि मैं अगर 2 महीने पढूं, एंड के 2 महीने में मैंने सारे वन शॉट देख लिए, है ना, तो क्या मेरा उससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो आइडियल टाइम क्या है बच्चे को, एंड पेड बैचेस की कितनी इम्पोर्टेंस है, वो एक बार बच्चे को एक्सप्लेन कर दें आप। सर मेरे को लगता है आइडियल टाइम 11-12 इज सफिशिएंट। देयर इज नो नीड टू गो बिफोर 8th 9th 10th। मतलब अब 10th से यस यू कैन हैव अ इंटरेस्ट कि हाँ मुझे ये करना है, तो यू कैन फोकस ऑन सर्टेन थिंग, बट आई थिंक 11-12 इज द बेस्ट टाइम। और पेड बैचेस आई वुड लाइक टू गिव एग्जांपल, लाइक हम कॉलेज में रहते तो हम जिम करते थे, कॉलेज का जिम था, फ्री था। We used to always think कि हम जाएंगे 5 से 6 बजे क्लास के बाद and we will do everything, but हो नहीं पा रहा था, and we also want to have a good physique and fitness, so तो उस टाइम हो नहीं पा रहा था, but the moment we joined the paid batch, oh my, मतलब paid gym membership, तो उसमें ऐसा था कि अब जाने पड़ेगा। So it is psychological. Anything you are getting access to without any efforts or without any इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, ये साइकोलॉजिकल है। एंड ऑन द अदर हैंड कि जो चीज़ आपको लगा है कि हाँ इसमें मैंने एफर्ट्स डाले, इसमें मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और इसको मुझे करना ही है, तो वो एक दिल से भी आता है, प्लस साइकोलॉजिकल भी होता है कि हाँ अब तो करना ही है। सो पेड बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिसिप्लिन भी होता है बैच में, टीचर की टीचर आएगा और इसी टाइम पे आएगा, प्लस मेरा टेस्ट आने वाला है, मैंने स्कोर नहीं किया तो मम्मी पापा के फोन पे मैसेज चला जाएगा मैम। और वैसे भी होता है कि जो फ्री मतलब जो लोग प्रिपरेशन हैपहैज़ार्डली करता है, तो उनका ऐसे कि एक दिन टेस्ट दिया, एक दिन नहीं दिया, एक दिन टेस्ट दिया, एक दिन कुछ, तो ये बहुत ही यूट्यूब पे भी देखते हैं कि वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट, हर टीचर ने अपना 100% फ्री कंटेंट दे रखा है, बट फिर भी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम ट्रेंड देखते हैं कि पहली क्लास में मे बी बहुत सारे बच्चे हैं, बट द मोमेंट यू हैव सेकंड क्लास बच्चे गायब हैं, रिदम मेंटेन नहीं हो पा रहा है, रिदम मेंटेन नहीं हो रहा है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रहा है। और जबकि आप पेड क्लासेस में देखते हैं, कोई भी बैच की क्लास में अगर पहले दिन मान लीजिए आपके पास 1000 है फॉर एग्जाम्पल, तो अगले दिन 999 होगा या 1000 से बढ़कर होगा, बट वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन 1000 है तो दूसरे दिन 100 होगा। ये ग्राफ आपको एक क्लास में माहौल होता है, बच्चे आपस में बात करते हैं कैसा चला, अच्छा टेस्ट है, अच्छा आप क्या पढ़ा रही है टीसी मैम, अब अच्छा अभी PYQs करा रहे हैं हमारे एनडी सर, तो दिस इज हाउ दे इंटरैक्ट। तो एक माहौल भी बनता है विच इज़ अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट टू स्टडी। एंड मुझे लगता है कि हम इंडियंस को ना आदत है पुश करोगे तो हम बहुत आगे चले जाते हैं, और अगर रिलैक्स छोड़ दोगे तो फिर हमें ना रिलैक्स करने से भी कोई नहीं रोक सकता। प्लस टीचर्स भी, मतलब जैसे मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स ही हैं और वो सेम स्टूडेंट्स रिपीट आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं क्लासेस में, तो टीचर को भी बहुत पर्सनल अटेंशन हो जाता है कि बच्चों में फोमो भी रहता है, अरे यार आज मैंने ही छोड़ी है, बाकी तो 1000 जा ही रहे हैं ना, वो फोमो भी कई बार अकाउंटेबिलिटी है, तो स्ट्रक्चर्ड भी रहते हैं पेड बैच रहेगा, नहीं तो आप खुद से कर रहे हो तो आपका शेड्यूल नहीं होगा। और पर्सनली हम लोग पेड प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम भी देते हैं पर्टिकुलर चैप्टर को ना, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा वहाँ पे पाते मैम हैं। ये पूछने वाला कोई नहीं है ना कि ड्यूरेशन बता दो, 2 घंटे में खत्म करा दे,
वहाँ पे वी कैन गिव 10 लेक्चर्स टू अ पर्टिकुलर चैप्टर। सिर्फ Yes. 50 हाँ। टॉपिक करा दो जहाँ से सवाल बनेगा। तो वहाँ पे टीचर का चलता है कि मेरे को 5 लेक्चर लेने हैं और 10 लेक्चर लेने हैं, प्रैक्टिस कितनी करानी है। तो ये सिनेरियो है पूरा। एंड वंस यू डू इट, यू आर हियर sitting with us, giving, you know, motivation and inspiration to the next generation of students. So I think बच्चों, that's very nice talking to you. And बहुत अच्छा लगता है जब अपने बच्चे आते हैं and इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और इतने सही आइडियाज इन दोनों लड़कियों ने दिया। आज भाई मजा आ गया। लड़कियां होती तो जबरदस्त है। तो बच्चों, थैंक यू सो मच। एंड कोई भी डाउट्स है, डू लेट अस नो। अगर आप चाहते हैं मन्नत एंड यशु से आगे भी कनेक्ट करना, तो विल मेक श्योर कि यू कनेक्ट विद देम, ठीक है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन इज योर्स, GNT टीम इज योर्स, लेट अस नो।